नमस्कार। आज हम पूर्वी भारत की एक बहुत ही खास लोक चित्रकला शैली की गहराई में उतर रहे हैं, पैतकर चित्रकला। हाँ बिल्कुल। ये वो स्क्रोल पेंटिंग है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर वाले इलाकों में मिलती है। और कहते हैं कि भारत की शायद सबसे पुरानी आदिवासी कलाओं में से एक है ये। हाँ, इसे प्राचीनतम में गिना जाता है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर हम इस अनूठी कला पर, इसके कलाकार जिन्हें चित्रकार कहते हैं, उनकी तकनीक, विषय वस्तु और हाँ, आज ये किस हाल में है इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। और ये बात तो वाकई कमाल की है जो आपने बताई कि कलाकार, मतलब ये चित्रकार, पहले घर घर जाते थे, गीत गाते हुए। हाँ, गीत गाते हुए इन स्क्रॉल पर बनी कहानियों को सुनाते थे। लेकिन ये दुखद है कि आज ये कला वो सिमट सी गई है, एक ही गांव तक रह गई है शायद। हाँ, लुप्त होने के कगार पर है। खैर, चलिए शुरू करते हैं इसके कलाकारों से। हाँ, बताइए, ये चित्रकार कौन है? तो ये चित्रकार कहलाते हैं। अच्छा। वैसे पहले गाने के वजह से इन्हें गायन भी कहते थे। ये मूल रूप से बंगाली कलाकार हैं, पुरुष कलाकार जो आदिवासी गांवों में जाकर प्रदर्शन करते थे। अच्छा। और अब तो पैतकर और चित्रकार शब्द लगभग एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। कई कलाकार इसे अपने सरनेम की तरह भी लगाते हैं। दिलचस्प। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद इन्हीं दस्तावेजों में होगा, कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इनका जिक्र है, कुछ पारंपरिक नियमों का पालन ना करने की वजह से। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है कि देवताओं के चित्रण में कुछ नियम थे जिनका पालन न करने पर उन्हें पदावनत किया गया। तो ये सिर्फ कला नहीं, ये एक पूरी सामाजिक और धार्मिक परंपरा का हिस्सा रही है। कहानी कहने का एक जरिया। बिल्कुल। और प्रदर्शन के बदले में उन्हें चावल या कुछ और उपहार मिल जाता था। ये कला निकली तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति से है, पर अब मुख्य रूप से झारखंड के ढालभूमगढ़ इलाके में आमडूबी गांव है एक, वहीं सिमट कर रह गई है। अच्छा, तो जरा इसके बनने के तरीके पर आते हैं। सुना है रंग वगैरह सब बिल्कुल प्राकृतिक होते हैं? एकदम सही कहा आपने। पानी आधारित रंग होते हैं, पत्ते, पत्थर, मिट्टी, इन सब चीजों से बनते हैं। अच्छा। हाँ, मुख्य रंग तो है लाल, पीला और नीला। फिर इन्हीं को मिला जुलाकर बाकी रंग बना लेते हैं। पहले शुरू में जैतूनी हरा, गहरा भूरा, काला रंग ज्यादा चलते थे। अच्छा। बाद में फिर नील, गेरुआ पीला, ये सब भी इस्तेमाल होने लगे। और लाल रंग का खास इस्तेमाल होता है धार्मिक कथाओं में। हाँ, धार्मिक या पौराणिक कथाओं में लाल रंग प्रमुखता से दिखता है। और सफेद रंग के लिए तो वो कागज को ही खाली छोड़ देते हैं। अरे वाह। और इनको टिकाऊ बनाने के लिए, मतलब रंगों को पक्का करने के लिए? उसके लिए बेल फल का गूदा और नीम के पेड़ की गोंद, इसका इस्तेमाल करते हैं। और काला रंग बनाने का तरीका तो और भी मजेदार है। मिट्टी के तेल का दिया जलाकर उसकी कालिख इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें गोंद और पानी मिलाते हैं। कमाल है। और रखते किस में ये रंग? नारियल के खोल में। अच्छा। ब्रश भी खास होते हैं, गिलहरी और बकरी के बालों से बनाते हैं। ओह। हाँ, उन्हें बांस की पतली डंडी पर बांधकर गिलहरी के बालों वाला ब्रश बारीक काम के लिए होता है। और सतह, मतलब किस पर बनाते हैं? पहले तो शायद पत्तों पर बनाते थे। हाँ, पारंपरिक रूप से ताड़ के पत्तों पर ही बनाते थे, पर अब तो सुविधा के लिए कागज, वो भी खुरदुरी तरफ, या फिर कपड़े पर बनाने लगे हैं। टुकड़ों को जोड़ जोड़कर लंबा स्क्रोल तैयार होता है। और इसकी शैली, स्टाइल की बात करें तो देखने में तो काफी सरल लगती है। मोटी बाहरी रेखाएं। हाँ, मोटी आउटलाइन होती है और रूप सरल होते हैं। इंसानी आकृतियां खासतौर पर दिखती हैं, ज्यादातर प्रोफाइल में या सेमी प्रोफाइल में। आंखें भी मैंने देखी हैं, काफी लंबी सी बनाते हैं। हाँ, वो लंबी आंखें तो भारतीय चित्रकला की एक पहचान रही है। रेखाएं थोड़ी कोणीय होती हैं, शारीरिक विवरण बहुत ज्यादा नहीं होता। शेडिंग वगैरह भी नहीं होती। इतना प्रभावी होता है कि कहानी आराम से समझ आ जाती है। अच्छा। और कभी-कभी तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए दो फ्रेम आपस में मिल भी जाते हैं। इसे सिनॉप्टिक मोड कहते हैं, मतलब दर्शक अपनी कल्पना से कहानी के छूटे हुए हिस्सों को जोड़ लेता है। तो ये तो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, अब ये बताइए कि कहानियां कौन सी होती हैं इनमें? विषय क्या चुनते हैं कलाकार? विषय तो कई तरह के होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी, समाज के रीति रिवाज, मेले त्योहार जैसे करम पूजा, दंसाई, बाहा। फिर पौराणिक कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य तो हैं ही, साथ में मनसा मंगल, दुर्गापद, कालीपद, दाताकर्ण, नौका विलास जैसी स्थानीय कथाएं भी चित्रित होती हैं।
पेड़ पौधे जानवर भी। हाँ, वनस्पति और जीव जंतु भी बनाते हैं। और क्योंकि आपने बताया कि इनके ज्यादातर ग्राहक संथाल समुदाय के होते हैं, तो क्या उनकी कहानियां भी होती हैं? बिल्कुल। संथाल समुदाय के त्योहार, उनके मिथक, उनकी मान्यताएं, ये सब इन चित्रों में प्रमुखता से देखने को मिलती हैं। कलाकार बहुत होशियारी से दर्शकों के हिसाब से कहानी चुनते थे। अच्छा, मतलब हिंदू गांव में जाएं तो अलग कहानी? हाँ, हिंदू गांव में शायद मंगल काव्य सुना दिया और संथाल क्षेत्रों में गए तो संथाल मिथकों पर आधारित स्क्रॉल दिखा दिया। वे कई स्क्रोल साथ लेके चलते थे ताकि दर्शक चुन सकें और बदले में उन्हें अच्छा दान दक्षिणा मिले। समझ गया। लेकिन अब जरा वर्तमान स्थिति पर आते हैं जो थोड़ी चिंताजनक लगती है। जैसा हमने शुरू में कहा, ये कला अब सिमट रही है। हाँ, और ये बहुत दुख की बात है। ये कला अब लगभग सिर्फ उसी आमडूबी गांव तक ही सीमित रह गई है। सही तरीके से इसकी खोजबीन और संरक्षण न होने की वजह से ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो जो लंबे स्क्रोल वाले चित्रपट होते थे ना, हाँ, वो तो अब लगभग दिखते ही नहीं। अब तो ये बस पर्यटकों के लिए पोस्टकार्ड साइज में ज्यादा बनती है। एक तरह से बाजार के हिसाब से ढल गई है। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि ये कला भारत की कई दूसरी लोक कलाओं से ज्यादा पुरानी मानी जाती है, पर इसे वो पहचान, वो जगह नहीं मिल पाई भारतीय कला जगत में। सही कह रहे हैं। इस पर शोध भी बहुत कम हुआ है। पटवा या जादू पटवा कला पर फिर भी काम हुआ है, पर पेटकर पर बहुत कम। गुरु सदैव दत्त के संग्रह का जिक्र मिलता है, लेकिन विस्तृत जानकारी की कमी है। तो अगर हम सार देखें तो पेटकर चित्रकला एक कहानी कहने वाली स्क्रोल पेंटिंग की परंपरा है, प्राकृतिक तकनीकों और सामाजिक धार्मिक विषयों से भरी हुई, जिसे चित्रकार समुदाय ने जिंदा रखा था। लेकिन अब ये खतरे में है और इसे बचाने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन कलाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना कितना जरूरी है। कला कैसे किसी समुदाय के जीवन, उनके विश्वासों का आईना होती है, ये पेटकर में साफ दिखता है। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। कुछ स्रोत ये इशारा करते हैं कि पेटकर शैली की जड़ें शायद उन पांडुलिपियों में हैं जिन्हें पुराने जमाने में राजा संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हाँ, तो क्या आज की जो हमारी आधुनिक संचार तकनीकें हैं, वो पेटकर जैसी परंपराओं की जो दृश्य कहानी कहने की ताकत है, विजुअल स्टोरी टेलिंग की पावर, उससे कुछ सीख सकती हैं? खासकर उन समुदायों के लिए सोचें जहां शायद आज भी साक्षरता या टेक्नोलॉजी की पहुंच उतनी नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर।